Hi Sparkers, welcome back to the channel. How are you all? I hope you all are fine and fit. So, as continuing with our series of chapter of class 6, we are here for to read about the chapter 5. चैप्टर 5 क्या कहता है? चैप्टर 5 किसका? हिस्ट्री टेक्स्ट बुक का, क्लास 6 का. सो चैप्टर का नाम है किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक. यानी कि हम पढ़ेंगे कि एंशियंट टाइम्स में, यानी कि पुराने जमाने में, बहुत साल पुराना जमाना इज नॉट लाइक दैट कि मैं 5 या 10 साल पुराने की बात कर रही हूँ. नो, इट इज ऑलमोस्ट अराउंड 3000 ईयर्स अगो. 3000 साल पहले की बात कर रही हूँ मैं. ठीक है. तो 3000 साल पहले की किंगडम्स यानी कि जो राजाओं के रहने की किंगडम्स, हिंदी में बोलेंगे हम, जो राजा जिस जगह में रहते थे, जो उनकी जनता होती थी, जो उनके जमीनें होती थी, तो उसे पूरा कहते थे किंगडम. किंग की किंगडम. और राजाओं के बारे में और अर्ली रिपब्लिक के बारे में कि पुराने लोग किस तरीके से अपने राजाओं को चुनते थे, क्या उनकी पॉलिटिक्स होती थी, कैसे उनकी सोशल लाइफ होती थी, क्या सब कुछ होता था. हम सब कुछ इस चैप्टर में देखने वाले हैं. ओके ओके स्पार्कर्स, सो लेट्स मूव अहेड. ठीक है. हम देखते हैं कि हाउ सम मैन बिकेम रूलर्स, कि पुराने जमाने में यानी कि एंशियंट टाइम्स में कैसे लोग चुनते थे कि हमारे रूलर्स कैसे हों. ठीक है. आज के दौर में तो हम वोटिंग करते हैं, द वन विच वी वांट टू इलेक्ट, जिसको हम इलेक्ट करना चाहें हम उसे वोट करते हैं और वो हमारे हेड बन जाते हैं. जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सीएम, ये सब कुछ के लिए हम वोट करते हैं. पर मैं बात कर रही हूँ 50 साल पहले ये चीजें आई हैं. क्या चीज आई है? वोटिंग की चीज आई है. ठीक है. पर 3000 ईयर्स अगो यानी कि 3000 साल पहले और उससे भी पहले लोग क्या करते थे? सिर्फ क्या कहते हैं, अपने रूलर को, जो लोग चाहते थे कि हाँ ये हमारा रूलर बनने के लायक है और ये हमारा रूलर बने, उसे चुनते थे और वो उनका रूलर बनता था. जैसे कि हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था. ठीक है. द राजा, जो राजा बनता था, है ना. चैप्टर 4 में कैसे पढ़ा था? जन होते थे, जन यानी कि नॉर्मल पब्लिक, वो अपने रूलर को चुनते थे कि हाँ दिस मैन इज फिट फॉर द रूलर पोजिशन. ठीक है. बट 3000 ईयर्स अगो यानी कि 3000 साल पहले रूलर्स कैसे बनते थे? कुछ चेंजेस हुए सोसाइटी में. कैसे रूलर्स बनते थे? उसमें क्या होता था, जो मैन होते थे, अब मैन को बोलते थे वो लोग राजा. उस समय बोलते थे दैट ही इज आवर हेड. पर मैन को अब बोलने लगे राजा. और वो लोग बहुत बहुत बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस करते थे. सेक्रीफाइस यानी कि पूजा पाठ, और सेक्रीफाइस यानी कि बहुत बहुत बड़ी बड़ी सेरेमनीज होती थी. ठीक है. बहुत बड़ा क्या कहते हैं उसे, व्यवस्था होती थी राजा को इलेक्ट करने की. राजा लोग अपने अपने आप को इलेक्ट करवाने के लिए बहुत ज्यादा एक बड़ा आप मान लीजिए एक बड़ा यज्ञ करते थे. यज्ञ मान लीजिए. सेक्रीफाइस का मतलब ये होता है कि कर्म कांड जो होते हैं, मतलब जो वो लोग अपने आप को राजा बनाने के लिए या फिर अपने आप को प्रूफ करने के लिए कि हाँ हम राजा हैं, तो उसमें लोग क्या करते थे. इसमें सबसे पहला सेक्रीफाइस है अश्वमेध यज्ञ. आपने नाम तो सुना होगा, ये सुना होगा इसमें क्या होता है, पर नाम आपने पक्का सुना होगा. ठीक है. यहाँ पे मैंने सिर्फ नेम मेंशन किया है, अश्वमेध यज्ञ और द हॉर्स सेक्रीफाइस. इसमें जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो होता है हॉर्स का इन्वॉल्वमेंट. ठीक है. अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है कि एक हॉर्स चूज किया जाता है. ध्यान सुनिएगा, अश्वमेध यज्ञ बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपको इसकी स्टोरी भी समझ में आ गई ना, बना के आप खुद भी लिख सकते हैं. ठीक है. हाँ. तो अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है कि अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़ा होता है, हॉर्स होता है, उसको छोड़ दिया जाता है खुला. खुला छोड़ दिया जाता है. ठीक है. और उसके पीछा करते हैं राजा के लोग, राजा के पीपल उसे क्या करते हैं, गार्ड करते हैं. यानी कि पकड़ते नहीं है, वो खुला बिना लगाम के दौड़ता है. ठीक है. उसके वो दौड़ता है, राजा के लोग उसको गार्ड करते हैं. जिस जिस किंगडम में वो जाएगा, मतलब जिस 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 राजा के क्षेत्रों में, जिस जिस राजाओं के क्षेत्रों में वो घोड़ा जाएगा. ठीक है. और अगर वो राजा उसे रोक लेंगे तो उसका फिर युद्ध होगा. किस राजा के साथ? जो अश्वमेध यज्ञ कर रहा है उन राजाओं के साथ. ठीक है. अगर वो राजा जिन जिन किंगडम्स में घोड़ा जाएगा, अगर वो राजा उस घोड़े को नहीं रोकते हैं, तो ये माना जाता है कि उन राजाओं ने, जो राजा अश्वमेध यज्ञ कर रहा है उसको राजा एक्सेप्ट कर लिया है. ठीक है. और फिर क्या होता है, ये सारे राजा जिन्होंने उस राजा को राजा एक्सेप्ट किया, ये सारे राजा उसकी सैक्रिफाइस में इनवाइट होते हैं, यानी कि इस यज्ञ में इनवाइट होते हैं. ठीक है. बहुत सारे ये यज्ञ बहुत सारे ट्रेंड प्रीस्ट यानी कि बहुत सारे ट्रेंड पंडित करते हैं. ठीक है. जिनको गिफ्ट दिए जाते हैं. राजा जो राजा ये यज्ञ
ऑर्गेनाइज कर रहा होता है वो अपने आप को बहुत पावरफुल राजा प्रेजेंट करता है, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ का मतलब क्या है कि अश्वमेध, अब देखिए आप घोड़ा दौड़ रहा है अनलिमिटेड, कोई इसकी लिमिट बाउंड्रीज नहीं है, अगर उसको कोई भी राजा नहीं रोक रहा तो इसका मतलब ये है ना कि जो राजा अश्वमेध यज्ञ कर रहा है वो राजा ऑलरेडी पावरफुल है, बिकॉज कोई और राजा उस घोड़े को रोक ही नहीं रहा है टू फाइट विद द किंग, किंग से लड़ने के लिए कोई रोक ही नहीं रहा है, ठीक है। और जितने भी लोग उसकी सभा में आते हैं, जितने भी लोग इस सैक्रिफाइस में आते हैं, जितने भी लोग इस यज्ञ में आते हैं, सबको वो जो किंग, नया किंग बना है, वो उन्हें गिफ्ट देता है, ठीक है। राजा एक सेंट्रल फिगर होता है, यानी कि राजा एक पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन होता है इस पूरे रिचुअल का, ठीक है। उसकी एक स्पेशल सीट होती है, एक स्पेशल थ्रोन में बैठाया जाता है, टाइगर स्किन से उसे कवर किया जाता है, उसे टाइगर स्किन ओढ़ा जाती है, यानी कि शेर की सॉरी चीते की चमड़ी, ठीक है। उसका रथ जो होता है उसका रथ बैटल फील्ड में दौड़ाया जाता है, ठीक है। बहुत सारे लोग उसे देखते हैं, पर उसके रथ के जो चैरिटर्स होते हैं, यानी कि जो रथ चलाते हैं, ठीक है, वो राजा की पूरी इस विजय के बारे में, इस जीत के बारे में दूसरे राजाओं को बताते हैं, दूसरे किंगडम से फैलाते हैं, उसके रिलेटिव्स आते हैं, वाइव्स आती हैं, सन्स आते हैं उन लोगों के, ठीक है। वो बहुत तरीके के माइनर रिचुअल्स करते हैं, यानी कि उनके साथ इस रिचुअल करने में वो लोग हेल्प करते हैं। हर किसी का एक रूल होता है, शादियों में होता है, हर किसी का वो होता है ना कि ये वाली चीज बहन करेगी, ये वाली चीज भाई करेगा, ये वाली चीज मामा करेगा, ये वाली चीज मामी करेगी, लाइक दैट। तो जो भी राजा के रिलेटिव्स होते हैं, क्लोज रिलेटिव्स होते हैं, जैसे कि उसकी पत्नी, उसके बच्चे, तो वो लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं रिचुअल्स में, उन लोगों के भी कुछ रूल्स होते हैं, रोल्स होते हैं प्ले करने के लिए, ठीक है। और अदर राजा, जो दूसरे राजा होते हैं जिन्होंने एक्सेप्ट किया होता है कि हाँ दिस मैन इज फिट फॉर द किंग पोजिशन, तो वो सारे राजा क्या होते हैं, इस पूरे रिचुअल के स्पेक्टेटर्स होते हैं, यानी कि देखने वाले लोग होते हैं, ऑडियंस बने हुए होते हैं, ठीक है। प्रीस्ट, पंडित लोग इस पूरे रिचुअल को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। राजा के ऊपर इस सेक्रेड वाटर यानी कि पवित्र जल से छिड़काव किया जाता है, उसे पवित्र बनाया जाता है राजा को, जैसे कि हम लोगों के टाइम में गंगा जल है, उन लोगों के टाइम में होगा किसी नदी का जल होगा, ठीक है। हो सकता है सरस्वती का हो सकता है सिंधु नदी का हो सकता है ब्यास नदी का हो, वो नदी मेंशन नहीं की गई है। बस ये कहा गया है कि राजा के ऊपर सेक्रेड वाटर का स्प्रिंकल होता है, यानी कि राजा के ऊपर सेक्रेड वाटर डाला जाता है, राजा को सेक्रेड बनाने के लिए, पवित्र बनाने के लिए, ठीक है। ऑर्डिनरी पीपल जो होते हैं, जो जनता होती है राजा की, वो उसके लिए गिफ्ट लेके आते हैं, ठीक है। और उनमें से कुछ लोग, जो अब मैं नाम ले रही हूँ एक स्पेसिफिक चीज का, उसको आप बस अपने दिमाग में रख लीजिएगा, समझाऊंगी उसके बारे में आगे। दो कैटेगरीज होती है, वैश्य कैटेगरी एंड क्षुद्रा कैटेगरी। जो वैश्य कैटेगरीज होती है उनको हक होता है राजा के इस रिचुअल में पार्टिसिपेट करने का, राजा को गिफ्ट देने का। बट जो क्षुद्रा कैटेगरी होती है उसको राजा के लिए ना गिफ्ट लाने का हक होता है, ना ही राजा के इस पूरे के पूरे रिचुअल को देखने का हक होता है, ठीक है। वो लोग एक्सक्लूड रहते हैं इस पूरे अश्वमेध यज्ञ से। सो गाइस, आई होप आप अश्वमेध यज्ञ समझ गए होंगे। आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज पीछे जाइए 1 मिनट एंड 2 मिनट्स, आप फिर से देख लीजिए इस पूरे जो मैंने एक्सप्लेन किया, और साथ में अपनी बुक रखिए जिससे कि आप रीड कर पाए। ओके, दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। बहुत एक इजी यज्ञ होता है, एक घोड़े का यज्ञ होता है, घोड़े को दौड़ाया जाता है खुले मैदान में। जिस किंगडम से घोड़ा निकलता है उस किंगडम के लोग अगर उस घोड़े को रोकते हैं तो राजा उन लोगों के साथ फाइट करता है, ठीक है। अगर वो लोग उस घोड़े को नहीं रोकते हैं तो ये माना जाता है कि हाँ उन लोगों ने उस राजा को राजा एक्सेप्ट कर लिया। ओके गाइस, सो लेट्स मूव अहेड। अब मैंने दो नाम लिए थे, वैश्यास और शूद्रास। तो ये चीजें क्या है, ये होते हैं वर्ण यानी कि वर्णास जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं। लेटर वैदिक पीरियड में बुक्स कंपोज की गई थी, ठीक है, जिन्हें लेटर वैदिक क्यों कहते हैं, लेटर वैदिक यानी कि वो बुक्स जो ऋग्वेद के बाद लिखी गई हैं उसे कहते हैं लेटर वैदिक, यानी कि वेदों के बाद कुछ बुक लिखी गई हैं। उन बुक्स में जैसे कि वो कौन कौन सी बुक्स हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये सारी बुक्स और बहुत सारी अदर बुक्स जो लिखी गई हैं वो लेटर वैदिक काल में लिखी गई हैं, ऋग्वेद के बाद लिखी गई हैं, ठीक है। इन बुक्स में पंडितों ने बहुत सारी चीजों का जिक्र किया है, जिसमें कि पंडितों ने सोसाइटी का भी जिक्र किया है, सोसाइटी का जिक्र किया गया है, सोसाइटी के रूल्स का जिक्र कि सोसाइटी में कैसे रूल्स होने चाहिए। पंडित लोगों ने सोसाइटी को डिवाइड किया था 4 ग्रुप में, ठीक है, द ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास। ब्राह्मण वो लोग होते थे जो कि पूजा पाठ करेंगे, प्रीस्ट, बेसिकली प्रीस्ट क्लास, इन्हें हम कहते थे अपर क्लास, बहुत हाई क्लास के लोग होते थे, ठीक है। क्षत्रियास वो लोग होते थे जो आर्मीज होती थी, जो सैनिक होते थे, जो फाइट करते थे राजा की बैटल में, उन्हें कहते थे क्षत्रियास, ठीक है। वैश्यास जो होते थे दे आर बेसिकली फार्मर्स, हर्डर्स, ट्रेडर्स, यानी कि ये लोग व्यापारी होते थे। वैश्यास जो होते थे उन्हें व्यापारी लोग कहते थे।
और फिर आते हैं शूद्रास। शूद्रास आर द पीपल विच बिलोंग टू द डिफरेंट कैटेगरी। ये क्या करते थे, जो ये अपर क्लास के लोग होते थे, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यास, इनके घर में काम करते थे, ठीक है, माली का काम करते थे, और बहुत सारे लाइक ये वो वाले कैटेगरी के काम करते थे जिन लोगों जिस कैटेगरी को बेसिकली ऐसा माना जाता है कि ये अपर क्लास के लोग नहीं कर सकते, ठीक है, जैसे कि झाड़ू लगाना, माली का काम करना, इन लोगों के घर में नौकर का काम करना, तो ये काम होता था बेसिकली शूद्रास का। उस समय में कोई भी चीज ऐसी नहीं थी कि लाइक हम किसी को हम अनटचेबल्स बोल रहे हैं, पर हाँ उस समय में क्या कहते हैं, ये एक नेगेटिव पॉइंट था कम्युनिटी का कि शूद्रास को वो लोग अनटचेबल्स बोलते थे, यानी कि these peoples are not belong to sit with the upper three classes like the brahmin, kshatriyas and vaishyas। ये लोग इन तीनों क्लासेस के साथ बैठने लायक नहीं बने हैं, तो इसलिए इन लोगों को, मतलब शूद्रास को, आई एम नॉट, प्लीज गाइज, आई अंडरस्टैंड एवरीवन सेंटिमेंट। मैं, मेरी वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं है कि मैं शूद्रास को या फिर किसी भी लोगों को ये कह रही हूँ कि वो लोग लाइक नीचे हैं, वो लोग लो क्लास है। नो, माय पॉइंट इज नॉट दैट, माय पॉइंट इज जस्ट स्टिक टू द चैप्टर। मैं बस चैप्टर समझा रही हूँ जो एंशिएंट टाइम्स में होता था। प्लीज, आई डोंट वांट टू हर्ट एनीवन सेंटिमेंट्स, प्लीज, माय मोटिव इज नॉट दैट। माय मोटिव इज ओनली दैट कि what is written in the chapter, what is written in your book, in the history book, I have to explain that। मुझे बस वो एक्सप्लेन करना है, आप पढ़ लीजिएगा, मैंने सिर्फ वही एक्सप्लेन किया जो बुक्स में लिखा हुआ है। ओके गाइस, ओके, आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। ओके, so I am also against these things, I am also against the caste categories and all these things। मैं इसके खिलाफ हूँ बिल्कुल, बट हाँ कुछ चीजें हैं जो लिखी हुई हैं उन लोगों ने, और we have to read about that for the basis of our study only। okay, ठीक है। सो ये जो अपर थ्री क्लासेस होती थी, ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्यास, दे थिंक दैट द शूद्रास आर नॉट able, not fit to sit with these three classes, ठीक है, तो इसलिए वो लोग इन लोगों को एक्सक्लूड रखते थे, शूद्रास को एक्सक्लूड रखते थे इन द पार्टिसिपेशन ऑफ एनी रिचुअल, इन द पार्टिसिपेशन ऑफ एनी सैक्रिफाइसेस, इन द पार्टिसिपेशन ऑफ एनी functions, in the participation of any festivals। तो शूद्रास लोग इन लोगों से अलग रहते थे, ठीक है। तो ये 4 कैटेगरीज हैं जो हमारे वेदों में लिखी हुई है, लेटर वैदिक पीरियड में जो लिखी हुई है। कौन कौन सी कैटेगरीज? ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्यास, शूद्रास, ठीक है। ब्राह्मण्स आर द प्रीस्ट क्लास, क्षत्रियास आर द वॉरियर क्लास, वैश्यास आर द ट्रेडर क्लास, एंड द शूद्रास आर द सर्वेंट क्लास, हम बोल सकते हैं। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। Then we have another topic, that is जनपदास। जनपद क्या होता है? राजा, जो राजा लोग इन बड़े बड़े सेक्रीफाइस को करते थे, अब उन लोगों को राजा बनाया गया। किसका राजा बनाया गया? जनपद का राजा। पहले जो हमने चैप्टर 4 में राजा बने थे उसमें हमने देखा था कि वो लोग बन रहे हैं जन के राजा, जनास के राजा, ठीक है। अब यहाँ पे लोग बन रहे हैं जनपदास के राजा। तो जनपदास का मतलब है वो जगह जहां पे जन रह रहे हैं, मतलब जनपदास आर द प्लेस at which the janas set its foot। वो जहां पे जन रह रहे हैं, यानी कि जहां पे पीपल रह रहे हैं। बेसिकली आप मान लीजिए जैसे कि ये हमारा शहर है, इस शहर में जो भी लोग रह रहे हैं, ठीक है, वो हुए जन, यानी कि पब्लिक, ठीक है। अब इस शहर को कोई रेगुलेट कर रहा है, जैसे कि एसडीएम हो गए, डीएम हो गए, और क्या कहते हैं, मेयर्स हो गए। सो जो इनको रूल कर रहे हैं वो जनपद को रूल कर रहे हैं, ठीक है। कहते हैं कि ये कौन सा जनपद लगता है, उधम सिंह नगर जनपद, ऐसे टाइप से, ठीक है। और आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत सारे सेटलमेंट्स, यानी कि बहुत सारे जनपद निकाले हैं, एक्सकेवेट किए हैं। आपको एक्साइटमेंट होगा आप जानने में कि हमने कौन कौन ये चीजें, ये वाली सिटीज हम आज भी देखते हैं, ठीक है। पुराना किला इन दिल्ली, दिस इज आल्सो वन ऑफ द जनपदास। एक पुराने जमाने का, यानी कि एंशिएंट टाइम का जनपद हुआ करता था पुराना किला। हस्तिनापुर मेरठ में, जो आज मेरठ है उसके पास हस्तिनापुर है, वो भी जनपद हुआ करता था। अतरंजी खेड़ा, ईटा कहाँ पे पड़ता है? यूपी में, ठीक है। ये मेरठ और ईटा दोनों यूपी में पड़ते हैं, दिल्ली तो आपको सबको पता ही है। सो अतरंजी खेड़ा इज ऑल्सो जनपद, जो कहाँ पड़ता है? ईटा में पड़ता है, जो कि यूपी में है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि वो लोग ग्रेवियर्स बनाते थे, यानी कि उनके जो बर्तन रहते थे वो बेसिकली ग्रे कलर्स के रहते थे। जैसे कि पॉट्स बनाते थे वो ग्रे कलर का बनाते थे, कुछ ग्रे कलर के बर्तनों पे रेड कलर से भी वो लोग पेंट करते थे। तो उन लोगों के बेसिकली बर्तन क्या रहते थे? ग्रे एंड रेड वेयर्स, ठीक है। और वो लोग पेंटेड ग्रे वेयर्स भी कहीं कहीं साइड से मिले हैं हमें। पेंटेड ग्रे वेयर्स का मतलब है कि वो वेयर्स, यानी कि वो बर्तन जिन पे वो लोग पेंट करते थे, डिजाइन बनाते थे, सिंपल ज्योमेट्रिक डिजाइन, लाइन्स, ये सब चीजें बनाते थे, ठीक है।
तो ये सब चीजें हो गई जनपद के बारे में। बहुत सारे जनपद है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, पुराना किला इन दिल्ली, हस्तिनापुर नियर मेरठ एंड अतरंजी खेड़ा नियर ईटा। ये लास्ट 2 वाले जो है उत्तर प्रदेश में मिलते हैं, ठीक है। इसमें हमें बहुत सारी चीजें लाइक ये मिली है कि यहाँ पे लोग हट्स में रहते थे, कैटल्स रखते थे अपने पास। क्रॉप्स कौन कौन से उगाते थे, राइस, व्हीट, बार्ले, पल्सेस, शुगर केन, सेसमे, मस्टर्ड। अब तो पल्सेस, आप जो ये क्रॉप्स है ना ये कॉमन हो जाएंगी, अब हर साइड पे हमें यही टाइप की क्रॉप्स मिलेंगी, ठीक है। सो क्रॉप्स तो आपको याद कर लेनी चाहिए, दीज ऑल द टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, राइस, व्हीट, बार्ले, पल्सेस, शुगर केन, सेसमे, मस्टर्ड, दीज ऑल द टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। अर्थन पॉट्स का यानी कि मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। मिट्टी के बर्तन ग्रे कलर के होते थे, कुछ कुछ रेड कलर के भी होते थे, ठीक है। और क्या कहते हैं, पेंटेड ग्रेवियर्स यानी कि पेंट करे हुए ग्रेवियर्स में मिले हैं जिनके ऊपर डिजाइन बने हुए होते थे। तो ये बेसिकली आ गई जनपद के बारे में। देन वी हैव द नेक्स्ट थिंग दैट इज महाजनपदास। अब आपको पता है जनपद एंड महाजनपद यानी कि वो जनपद जो इंपॉर्टेंट होंगे, मतलब इंपॉर्टेंट होंगे इन टर्म्स ऑफ द पॉलिटिक्स। 2500 साल पहले कुछ जनपद महाजनपद बने। कैसे महाजनपद बने? उन लोगों को महाजनपद कहा गया कि उन लोगों में उन जनपद में, यानी कि उन जनपद में कुछ लाइक कुछ डिफरेंट कैटेगरी, कुछ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि कुछ डिफरेंट क्वालिटीज आ गई होंगी, तो कुछ जनपद को महाजनपद बना दिया गया। जैसे कि महाजनपद के पास कैपिटल सिटी होती है, पर जनपद के पास कैपिटल सिटी नहीं होती है। महाजनपद के बाद कैपिटल सिटी होती है, वो फोर्टिफाइड होती है। फोर्टिफाइड यानी कि घेराबंदी करना। घेराबंदी मतलब क्या है कि आपका कोई शहर है, चारों तरफ आपने फोर्ट बना दिया, यानी कि बड़ी बड़ी वॉल्स बना दी ब्रिक से, जिससे कि क्या होता है कि एनिमी इन्वेड ना कर पाए आपके फोर्ट में, ठीक है। आपके जनपद में कोई एनिमी यानी कोई दुश्मन बाहर से आक्रमण ना कर पाए, अटैक ना कर पाए। तो आपने क्या करा, बड़ी बड़ी वॉल्स बना दी ब्रिक से, तो उसे कहते हैं फोर्टिफिकेशन। तो महाजनपद से क्या हुआ, फोर्टिफिकेशन हमें देखने को मिला, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्शन। राजाओं ने आर्मी बनाना शुरू कर दी, सोल्जर्स को रेगुलर सैलरीज देना शुरू कर दिया। पेमेंट जो होने लग गया, वो पेमेंट किस पेमेंट में देते थे, किस वे में, पंच मार्क्ड कॉइन्स, यानी कि वो कॉइन्स जिन पे पंच मार्क किया गया, यानी कि ठप्पा लगाया गया। ठप्पा किसका? राजा का होगा, राजा की प्रजा का ठप्पा, मतलब राजा जिस प्रजा में रह रहा है, जो उसकी किंगडम होगी, हर राजा का एक स्पेशल साइन होता है ना, तो उसका ठप्पा, पंच मार्क्ड कॉइन्स की उन्हें सैलरी देते थे, ठीक है। तो ये बेसिकली महाजनपद के बारे में है, ठीक है। फोर्टिफिकेशन का मतलब मैंने आपको समझा ही दिया कि बड़ी बड़ी वॉल्स बना लेना चारों तरफ, जिससे कि हम प्रोटेक्ट रहे एनिमीज से, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट द महाजनपद। देन वी मूव टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज टैक्सेस पार्ट। अब क्या होगा, अब रूलर्स बड़े बन रहे हैं, ठीक है, बड़े बड़े फोर्ट्स बना रहे हैं, बड़ी बड़ी आर्मी रख रहे हैं, तो उन्हें पैसा भी तो चाहिए, उन्हें रिसोर्सेज भी तो चाहिए, ठीक है। तो अब वो रिसोर्सेज कहाँ से लेंगे? रिसोर्सेज यानी कि टैक्सेस कलेक्ट करेंगे। टैक्सेस यानी कि कर, ठीक है। आजकल हम भी टैक्स देते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स देते हैं, रोड टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं। सबसे बड़ा टैक्स इनकम टैक्स होता है। हर चीज में हम टैक्स देते हैं, जीएसटी, ठीक है। सो टैक्स कहाँ जाता है? गवर्नमेंट के पास जाता है। उस गवर्नमेंट उस टैक्स का क्या करती है? हम लोगों के लिए, हम लोगों के डेवलपमेंट के लिए यूज करती है, ठीक है। रोड्स बनवाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाती है, हॉस्पिटल्स बनवाती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनवाती है, गवर्नमेंट स्कूल्स बनवाती है। तो ये सब किसके लिए यूज हो रहा है? हमारे यूज के लिए यूज हो रहा है, हमारे डेवलपमेंट के लिए यूज हो रहा है। तो अब राजाओं को भी, अब उस जमाने के राजाओं को भी, एंशिएंट टाइम्स में भी, अब वो लोग बड़ी बड़ी आर्मीज रखने लग गए अपने प्रोटेक्शन में, बड़े बड़े फोर्ट्स बनाने लग गए अपने प्रोटेक्शन में। तो अब क्या चाहिए? उन्हें पैसा भी तो चाहिए। वो पैसा कहाँ से आएगा? पैसा आएगा टैक्सेस से। टैक्सेस यानी कि कर। अब टैक्सेस बहुत टाइप के होते थे। पहला टाइप है टैक्स ऑन क्रॉप्स, यानी कि खेती बाड़ी पे टैक्स। 1/6 मतलब 1/6% किसका? प्रोड्यूस का, यानी कि जो भी पैदा हुआ है उसका 1/6 राजा को पे करना होता था एज अ टैक्स। यानी कि आप मान लीजिए आपका कोई चीज 60 हुई है तो आपको 10 राजा को देना पड़ेगा, ठीक है। कोई चीज आपकी 60 केजी हुई है तो आपको 10 केजी राजा को देनी पड़ेगी एज अ टैक्स, ठीक है। इसे हम कहते हैं भाग और शेयर, ठीक है। फिर सेकेंड टाइप का टैक्स आता है क्राफ्ट पर्सन का टैक्स, जो कि किस पे लगाया जाता था? काश्तकारों पे लगाया जाता था, जो कि क्राफ्ट पर्सन होते थे, ठीक है। दैट इज इन फॉर्म ऑफ द लेबर, यानी कि जो काश्तकार होते थे, जो क्राफ्ट पर्सन होते थे, उनको लेबर की तरह राजा यूज करते थे अपने घर में। जैसे कि हो सकता, फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एक वीवर यानी कोई भी एक बुनाई करने वाला, या फिर कोई भी एक स्मिथ यानी कि कोई भी एक सुनार राजा के घर एक दिन के लिए या फिर हर महीने एक दिन के लिए फ्री
फ्री में काम करेगा, ठीक है। तो वो क्या हो गया, उस टाइप का कर हो गया, हर महीने एक दिन के लिए फ्री में काम करना इज अ टाइप ऑफ अ कर, इज अ टाइप ऑफ टैक्स, कि राजा उसको पे नहीं करेगा, ठीक है। वो उसका टैक्स है कि वो राजा को टैक्स देगा इन फॉर्म ऑफ द लेबर, लेबर की तरीके से टैक्स देगा, यानी कि उसके घर में एक दिन के लिए लेबर करेगा। फिर आता है नेक्स्ट टैक्स हर्डर्स का, यानी कि जो चारावाह होते थे, जिनके पास एनिमल्स होते थे, तो वो राजा को टैक्स कैसे देते थे, इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स और एनिमल प्रोड्यूस, यानी कि अपने एनिमल्स में से कुछ एनिमल वो राजा को देते थे एज अ टैक्स, और जो भी वो प्रोड्यूस करते थे, यानी कि जो वो पैदा करते थे, उनमें से कुछ प्रतिशत, कुछ परसेंट राजा को देते थे एज अ टैक्स। फिर आता है टैक्स हंटर्स का टैक्स। हंटर्स का टैक्स कौन सा टैक्स हो गया, वो वाला टैक्स जो राजा को वो लोग देते थे फ्रॉम द फॉरेस्ट। हंटर्स यानी कि शिकारी, जो भी फॉरेस्ट से प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, आइदर वो लकड़ियां हो गई, जो भी टिम्बर हो गया, ठीक है, जो भी फॉरेस्ट से प्रोड्यूस हो रहा है, जो भी मेडिसिन हो गई, फ्लावर्स हो गए, मतलब ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट, जो भी जंगल से निकल रहा है, वो लोग राजा को उसमें से कुछ पार्ट देते थे एज अ टैक्स। तो दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ टैक्स which was given in the ancient times to the kings for maintaining their armies, for maintaining their forts and for maintaining their resources, ठीक है। सो आपको टैक्स के बारे में समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर तो देखिए हमने काफी पहले पढ़ लिया था कि एग्रीकल्चर तो बहुत पहले ही चला आ रहा है, फ्रॉम द हड़प्पा, हड़प्पा के टाइम से एग्रीकल्चर चला आ रहा है, वो लोग एग्रीकल्चर के बारे में जान चुके थे। पर क्या अब क्या होगा, टाइम के साथ एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट आएगा, है ना, एग्रीकल्चर मॉडर्न होगा। तो मॉडर्न कैसे होगा एग्रीकल्चर में आते हैं दो टाइप के मेजर चेंजेस। Which are those two major changes? The one is the growing use of iron plugs. आयरन प्लग्स का यूज करके अब वो ग्रो करेंगे। पहले वो कौन से प्लग्स का यूज करते थे, वुडन प्लग्स, ठीक है। वुडन प्लग्स को यूज करने से क्या होगा कि मिट्टी जो होगी वो इतनी इजीली खुद नहीं पाएगी, ठीक है, इतनी इजीली मिट्टी की खुदाई नहीं कर पाएंगे जितनी इजीली वो आयरन प्लो का यूज करके खुदाई कर पाएंगे। तो आयरन प्लोस का यूज करके वो बहुत इजीली खुदाई कर पाते हैं, क्योंकि आयरन इज अ थिंग ना, आयरन एक मेटल है, तो मेटल का इस्तेमाल करेंगे। आप देख लीजिए, आपके पास कुदाल होती है, ठीक है, खोदने के लिए, आपके पास खुरपा होता है, ठीक है, जो भी चीज आपकी मेटल से बनी होती है वो इजिली चलती है ना, मिट्टी में इजिली चलती है। सो आयरन का इस्तेमाल करके अब वो लोग अपनी मिट्टी को इजिली टर्न करेंगे, इजिली उसकी खुदाई करेंगे, ठीक है, बहुत इजी हो जाएगा उनका काम। सेकेंड थिंग होगा कि पीपल क्या होगा, अब ट्रांसप्लांटिंग करना शुरू करेंगे पैडी की। ट्रांसप्लांटिंग का मतलब क्या होता है, अभी आप आज के जमाने में क्या होगा कि आज जो हम आजकल धान की खेती देख रहे हैं, अब इस वक्त धान का सीजन चला है, धान यानी कि चावल का सीजन चल रहा है। तो क्या होता है, पहले छोटे छोटे सैपलिंग्स यानी कि पौधे ग्रो करते हैं वो लोग फील्ड्स में, ठीक है, फिर उन सैपलिंग्स को उठा के वो ट्रांसप्लांट करते हैं कहाँ पे, फील्ड में दोबारा, ठीक है, कौन से फील्ड में, पैडी के फील्ड में, जहां पे उन लोगों को धान उगाना है। तो उस जमाने में, और ये चीज चली कब से आ रही है आपको पता है, 3000 साल पहले से चली आ रही है ये वाली चीज, ट्रांसप्लांटिंग पैडी की टेक्निक यूज करना, यानी कि सैपलिंग्स ग्रो हो रही है अब नई जगह पे, फिर उनको वहां से उठा के पैडी के फील्ड में ग्रो किया जा रहा है। सैपलिंग्स यानी कि पौधे, किसके पौधे, धान के पौधे, ठीक है। फिर क्या आता है, फिर उन लोगों ने मजदूरों का यूज करना शुरू किया, जैसे कि आज भी हम मजदूर यूज करते हैं ना अपने खेत में। अब क्या होगा, जिसका खेत होगा, जो उस खेत का मालिक होगा, वो पूरा का पूरा काम खेत का खुद तो करेगा नहीं, उसको मजदूर लगाने पड़ेंगे। तो ये मजदूर का सिस्टम उस जमाने में भी था। स्लेव मैन और स्लेव विमेन यूज करते थे, कौन कौन, और लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स, यानी कि वो लेबर्स जिनके पास लैंड नहीं होता था, जिनके पास खेती बाड़ी का लैंड नहीं होता था। और कुछ लोग जो कि स्लेव मैन और स्लेव विमेन थे, वो कहाँ काम करते थे, उन लोगों के खेतों में जिनके पास खेत होते थे, उनकी हेल्प करते थे। फिर वो लोग क्या करते थे, उन्हें पे करते थे, ठीक है। अब वो किस तरीके से पे करते थे, हो सकता है कि वो लोग उन्हें प्रोड्यूस कुछ पोर्शन प्रोड्यूस कर देते हो, मतलब जो भी खेती बाड़ी हुई है उसका कुछ पोर्शन दे देते हो, आइदर वो उन्हें पैसा दे देते हो, मतलब जो भी उनके कॉइन्स चल रहे होंगे उस जमाने में वो दे देते हो। तो कुछ भी हो सकता है, वो किसी टाइप से भी पे हो सकता है, ठीक है। तो स्लेव मैन और स्लेव विमेन्स का और लैंडलेस एग्रीकल्चर का वो लेबर की तरह यूज करते थे अपने खेतों में। और दो तरीके के मेजर चेंजेस आए, किया कि आयरन प्लोस का यूज हुआ, और दूसरा पैडी का ट्रांसप्लांटेशन यूज हुआ, यानी कि पहले पैडी की सैपलिंग ग्रो हुई और फिर उन सैपलिंग्स को प्लांट किया जाता है फील्ड्स में, ठीक है। देन वी मूव टुवर्ड्स 2 केस स्टडीज। हम हर चैप्टर में केस स्टडीज पढ़ रहे हैं गाइस, और दिस केस स्टडीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज कीप इन योर माइंड। जो भी हम केस स्टडीज पढ़ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, बिकॉज ये एनसीईआरटी में केस स्टडीज गिवन है, ये ऐसे ही उठ के आ जाती हैं। इस चैप्टर में हम किसी की केस स्टडी पढ़ेंगे, मगध की। मगध नाम सबने सुना होगा,
हम चंद्रगुप्त मौर्य, टीवी पे बहुत आता है, या सबने देखा नहीं होगा तो नाम तो सुना ही होगा, चंद्रगुप्त मौर्य सबने सुना होगा, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का ही मगध है ये, ठीक है, उसी मगध की हम बात कर रहे हैं जो आगे जाके चंद्रगुप्त मौर्य के हाथ में आएगा, ठीक है। शुरुआत में वो मगध चंद्रगुप्त मौर्य के हाथ में नहीं था, चंद्रगुप्त मौर्य के हाथ में आया वो 300 BC में, ठीक है। सो मगध जो है बहुत इंपॉर्टेंट महाजनपद बना अब से क्या कहते हैं 200 साल के अंदर अंदर, यानी कि एंशिएंट टाइम के 200 साल के अंदर अंदर जब जनपद महाजनपद का समय हुआ तो 200 साल के अंदर अंदर मगध जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट महाजनपद बन गया। एक तो क्यों बना महाजनपद इंपॉर्टेंट, क्योंकि मगध ना गंगा और सोन रिवर के बीच में प्रेजेंट है, मतलब मगध वहां प्रेजेंट है जहां दो नदियों का मिलाव होता है, जिसे कहते हैं दो आब। दो आब का मतलब है द प्लेस वेयर टू रिवर्स मीट, उसे कहते हैं हम दो आब। तो गंगा और सोन रिवर के फ्लो में मगध प्रेजेंट है, ठीक है। मगध से ही होकर गुजरती है गंगा और सोन नदी, और आपको पता है जब जहां पे नदियां गुजरती हैं ना वहां की लैंड अलग ही लेवल की फर्टाइल लैंड होती है, वहां पे अलग ही लेवल का एग्रीकल्चर होता है, ठीक है। वहां पे जो ग्रोथ आप एग्रीकल्चर की देखेंगे ना वो नॉर्मल एरियाज में नहीं हो सकती, जहां से नदियां निकलती हैं, जहां पे नदियों का संगम होता है, ठीक है। सो मगध को वो वाला एरिया ऑक्यूपाइड था मगध। सो मगध आप जान लीजिए कितना प्रॉस्पेरस होगा। मगध किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट था, ट्रांसपोर्टेशन के लिए इंपॉर्टेंट था। क्यों इंपॉर्टेंट था, क्योंकि नदियों के बीच में था। सो वाटर ट्रांसपोर्टेशन कितना इजीली हो जाता, वाटर की सप्लाई कितनी इजी होगी, ठीक है। जब नदी के पास प्रेजेंट है तो कितनी इजी हम वाटर की सप्लाई कर सकते हैं। लैंड फर्टाइल कितनी ज्यादा होगी, जो कि मैंने आपको बताया, जहां जहां नदियां होती हैं वहां की लैंड एक अलग ही लेवल की फर्टाइल लैंड होती है। और एनिमल्स, फॉरेस्ट बहुत ज्यादा था वहां पे, एनिमल्स बहुत ज्यादा थे वहां पे, तो एनिमल्स को लेते थे वो लोग आर्मी में कैप्चर करने के लिए। एलिफेंट्स को उठाते थे, एलिफेंट्स को ट्रेन करते थे वो लोग, कहाँ के लिए, हाथियों की आर्मी बनाने के लिए। अपनी सेना में हाथियों का इंक्लूड करते थे वो लोग। हाथी कहाँ से लेते थे, जंगल से। मगध में जंगल भी बहुत ज्यादा था, क्योंकि वहां पे पानी था, वहां पे बारिश थी, वहां पे लैंड थी, तो वहां पे फॉरेस्ट भी ज्यादा था। तो फॉरेस्ट में से वो लोग एलिफेंट्स को उठाते थे, एलिफेंट्स को क्या करते थे, आर्मी में शामिल करते थे। और मगध में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इज द आयरन ओर माइंस, यानी कि लोहे की माइंस है वहां पे, अभी भी है आयरन ओर, अभी भी है मगध में, ठीक है। दीज आयरन ओर्स, इन आयरन को निकाल के वो लोग आयरन के मेटल्स आयरन का क्या कहते हैं, आयरन के बहुत सारी चीजें बनाते थे, ठीक है। आयरन के प्लोस बनाते थे, आयरन की बहुत सारी वेपन्स बनाते थे, ठीक है। जो भी आयरन के टूल्स होते थे वो सबके सब आयरन और माइंस वहीं पे थी, वो इजिली आयरन एक्सकेवेट करते थे वहां से, उसे ट्रांसपोर्ट करते होंगे। उस जमाने में भी ट्रांसपोर्टेशन होगा, उस जमाने में भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पक्का होगा। जब हमें अवशेष मिले हैं, यानी जब हमें एविडेंस मिले हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के, तो उस जमाने में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट तो पक्का ही होगा। सो आयरन जब वहां पे है तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कितना ईजी होगा, ठीक है। वो लोग वहां से आयरन एक्सकेवेट करते होंगे और दूसरी कंट्री में या फिर दूसरी जगह पे इंडिया में एक्सपोर्ट करते होंगे, तो उन्हें पैसा मिलता होगा। और मगध के पास 2 इंपॉर्टेंट रूलर्स रहे थे, बिंबिसार और अजातशत्रु। बिंबिसार का बेटा था अजातशत्रु। दीज वर द 2 पावरफुल रूलर्स ऑफ द मगध, बिंबिसार एंड अजातशत्रु। और इनके बाद आते हैं महापद्मानंद, जो भी बहुत एक इंपॉर्टेंट रूलर रहे हैं मगध के। सो आपको इस चैप्टर में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में नहीं पढ़ना है, हो सकता है कि हम आगे के चैप्टर्स में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़े, और ये भी हो सकता है कि हम 7th क्लास में पढ़े, ओके। मगध के पास, आपको बस यहाँ पे याद रखना है कि मगध के पास 2 इंपॉर्टेंट रूलर्स थे, बिंबिसार एंड अजातशत्रु, एंड महापद्मनंद इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रूलर्स ऑफ द मगध। राजगिरा बिहार में जो है, आज जो बिहार में, जो आज का बिहार है, जो राजगिरा थी वो मगध की कैपिटल थी। थोड़े समय के लिए रही कैपिटल, उसके बाद कैपिटल कहाँ शिफ्ट हो गई, पाटलिपुत्र, जो कि पटना का नाम है। जो आज का प्रेजेंट पटना है वो एंशिएंट टाइम का पाटलिपुत्र था, ठीक है। जो कि बिहार में जो राजगिरा है वो भी उस जमाने की राजगिरा जो थी वो मगध की कैपिटल थी, कुछ समय के लिए रही, उसके बाद कैपिटल कहाँ शिफ्ट हो गई, पाटलिपुत्र शिफ्ट हो गई, ठीक है। तो मगध का बहुत ज्यादा क्या कहते हैं नाम मिलता है हमें वहां पे भी, दूसरी कंट्रीज की हिस्ट्री में भी, जैसे कि यूरोप की कंट्रीज, अलेक्जेंडर ने इन्वाइट किया था मगध इन द टाइम्स ऑफ अलेक्जेंडर ने इन्वेट नहीं किया था मगध, सॉरी फॉर माय वर्ड्स। अलेक्जेंडर ने इन्वेट नहीं किया था, अलेक्जेंडर इन्वेट करना चाहता था पर पहुंच नहीं पाया। क्यों नहीं पहुंच पाया, पोरस की लड़ाई की, आपको वो भी पढ़ाऊंगी मैं आगे, हो सकता है नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊं, हो सकता है नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ाऊं, ठीक है। पोरस की लड़ाई, पोरस और अलेक्जेंडर का वॉर हुआ था, जिसमें पोरस ने अलेक्जेंडर को बहुत बुरी तरीके से हराया था। तो अलेक्जेंडर को वापस आना पड़ा था, पर अलेक्जेंडर चाह रहा था इंडिया को इन्वेट करना, पर वो नहीं कर पाया इंडिया को इन्वेट, यानी कि आक्रमण नहीं कर पाया इंडिया पे, ठीक है। फिर बाद में अलेक्जेंडर के बहुत सारे
एम्बेसडर्स आते हैं, एम्बेसडर यानी कि दूत आते हैं, वो लोग मगध एम्पायर में आते हैं। फिर मगध की, फिर अलेक्जेंडर के एक एम्बेसडर की एक बेटी होती है जिसकी शादी चंद्रगुप्त मौर्य से होती है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है जो हम आगे आगे पढ़ेंगे। ओके, प्लीज बने रहिएगा सारी इंटरेस्टिंग कहानी जानने के लिए मेरे साथ। सो ये हमने पढ़ लिया मगध के बारे में। एक और इम्पोर्टेंट महाजनपद आता है जिसका नाम है वजी। वजी की कैपिटल होती है वैशाली, जो भी बिहार में भी है, जो कि बिहार में ही है, जैसे कि राजगिरा। वजी विद इट्स कैपिटल एट वैशाली वाज अंडर अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। वजी में एक डिफरेंट फॉर्म की गवर्नमेंट चलती थी। क्या गवर्नमेंट? गण और संघ की। गण की गवर्नमेंट में क्या होता था, वो गवर्नमेंट जिसमें ग्रुप जो होते थे उसमें बहुत सारे लोग होते थे। संघ जो होता था, संघ को कहते थे ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन, यानी कि गठबंधन, सॉरी, संघ का मतलब मैं आपको क्या लगाऊं कि संघ को, वैसे पता है ऑर्गेनाइजेशन को हिंदी में ना संघ ही कहते हैं, तो मैं अब ऑर्गेनाइजेशन की हिंदी तो ऑलरेडी बोल रही हूँ संघ, ठीक है। गण यानी कि पीपल का, नॉर्मल पीपल का ग्रुप, मेंबर्स का ग्रुप, और संघ यानी कि ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन। सो ये दो टाइप की गवर्नमेंट होती थी वैशाली में, ठीक है। गण और संघ जो होते थे उसमें रूलर्स होते थे, एक एक रूलर्स नहीं होते थे, बहुत सारे रूलर्स होते थे, ठीक है। वजी एक बहुत बड़ी जगह थी, उसमें छोटे 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 जनपद होंगे। वजी इज महाजनपद, and in the Vaji there are basically small जनपद were there, small जनपद होंगे। so उन small जनपद के जो रूलर्स होते थे, जो राजा होते थे, वो इस गण और संघ के मेंबर्स होते थे, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ मेन जो होते थे वो एक साथ रूल करते थे वजी को, ठीक है। मतलब थाउजेंड्स ऑफ मेन को इन्वॉल्व किया जाता था वजी के रूल में, यानी कि वजी में कोई एक राजा नहीं था, वजी में बहुत सारे लोग मिलके रूल करते थे, यानी कि वहां पे गठबंधन की सरकार मान सकते हो आप, ठीक है। कि वहां पे लोग जो होते थे वो मिलजुल के सरकार बनाते थे, ठीक है। हर किसी को राजा कहते थे, ईच वन वाज नोन एज अ राजा, हर किसी को राजा कहते थे जो भी गण और संघ का मेंबर होता था, ठीक है। वो लोग असेंबलीज में मिलते थे, असेंबलीज यानी कि सभाएं, वो लोग सभाओं में मिलते थे और डिसाइड करते थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। डिस्कशंस होता था, डिबेट्स होती थी, वोटिंग्स होती होगी, ठीक है। कि आधे लोग ये चाह रहे हैं ये करें, आधे लोग ये चाह रहे हैं ये करें, तो बहुमत किसके साथ है, मेजोरिटी किसके साथ है, उस तरीके का रूल करेंगे। सो असेंबलीज में मिलते थे, डिसाइड करते थे क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। और दो इंपॉर्टेंट नाम सुन लीजिए, बुद्ध और महावीरा। बुद्ध बिलोंग्स टू द बुद्धिज्म पार्ट एंड महावीरा बिलोंग्स टू द जैनिज्म पार्ट। महावीरा आएंगे जैन में, बुद्ध आएंगे बुद्ध में, ठीक है। इन लोगों के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर 6 में बुद्ध और महावीरा के दोनों के बारे में, बुद्धिज्म और जैनिज्म, ठीक है। बुद्ध और महावीरा भी संघ और गण से बिलोंग करते थे, संघ और गण का पार्ट ही थे बुद्ध और महावीरा, ठीक है। और बुद्ध और महावीरा के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। सो दिस इज ऑल अबाउट गाइस फ्रॉम द चैप्टर 5th ऑफ योर टेक्स्ट बुक ऑफ इंडियन हिस्ट्री, दैट इज क्लास 6 आर पास्ट। इसमें हम पहुंच चुके हैं चैप्टर 5 तक। विद इन नेक्स्ट 6 days वी विल कंप्लीट द कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ क्लास 6। हम क्लास 6 की हिस्ट्री कंप्लीट कर लेंगे। सो अगर आप यहाँ तक बने हैं मेरे साथ वीडियो में तो थैंक यू सो मच गाइस, एंड प्लीज ऐसे ही बने रहिएगा। हम रोज नए एक्साइटिंग वीडियोस के साथ आपसे मिलते रहेंगे। पूरी की पूरी एसएसटी आपकी टिप्स पे ऐसे रटवा देंगे, आपसे रिवीजन भी करेंगे बीच बीच में, ठीक है। हम लगातार पढ़ते ही नहीं रहेंगे, एक बार हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए फिर हम रिवीजन क्लासेस लाया करेंगे, ठीक है। रिवीजन वीडियोस लाया करेंगे, स्मॉल वीडियोस कि कोई भी टॉपिक उठा लिया, उसके क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए, ठीक है। इस टाइप के वीडियोस लाया करेंगे बीच बीच में। सो अगर आप यहाँ तक बने हैं मेरे साथ तो थैंक यू सो मच। अब मैं आपसे कल मिलूंगी विद द नेक्स्ट चैप्टर, लाइक दिस विच इज चैप्टर 6 के साथ, ठीक है। So all the best guys for your studies, for your any upcoming examinations, for any of thing जो भी आपकी आने वाली है। अगर आपको मेरी इन वीडियोस थोड़ी सी भी हेल्प मिल रही है, प्लीज गिव मी अ लाइक एंड गिव मी अ सब्सक्राइब ऑल्सो। अगर आपको कोई भी चीज ऐड करनी है, क्या कोई भी चीज आपको पूछनी है, या फिर कोई भी चीज आप चाहते हो कि मैं चेंज करूं, प्लीज मेंशन डाउन इन द कमेंट बॉक्स। आई विल मेक श्योर कि मैं आपके लिए जो मेरे से बन पाता है मैं आपके लिए करूं। ओके, सो टेक केयर गाइस, गुड नाइट, बाय बाय।